बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉस्ट बिहेवियर। सबसे पहले उसके रिव्यू मतलब वैसे तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं, लेकिन सबसे पहले ना हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कॉस्ट बिहेवियर में बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो कॉस्ट बिहेवियर के लिए हम लोगों ने सबसे पहला जो फोकस करना है ना, वो करना है प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट के फंक्शन के ऊपर। प्रॉफिट का फंक्शन कैसे मिलेगा आप लोगों को, हमेशा याद रखना, टोटल रेवेन्यू माइनस, तो आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन आ जाएगा। अब हम लोग ने इसको वन बाय वन लेकर चले। इधर हम लोगों ने बताया ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एमसीक्यूज के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कि देखें भाई, अगर आपके पास रेवेन्यू की वैल्यू ज्यादा हो कॉस्ट की वैल्यू से, तो आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा और हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो पी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब एक पॉजिटिव आंसर होगा, तो कहलाएगा प्रॉफिट। अगर आप लोगों के पास टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट हो, तो जब रेवेन्यू कम हो जाएगा ना और कॉस्ट ज्यादा हो जाए, तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। पी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, नेगेटिव आंसर मौजूद होगा आपके पास। और जब आपके पास नेगेटिव आंसर हो तो नेगेटिव प्रॉफिट इज नोन एज लॉस। और जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो जो प्रॉफिट की वैल्यू होती है आपके पास वो इक्वल टू जीरो, और उसे कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ऑलराइट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। ऑलराइट, ये नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर अभी सिर्फ समझ लेना कि यहाँ पे क्या कुछ लिखा होता है। अच्छा, फिर देखें, अब हमने चलना है कि भाई टोटल रेवेन्यू को कैसे फाइंड करें। तो टोटल रेवेन्यू जब भी आप लोगों ने फाइंड करना हो, तो आपको ना क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन होगी, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। किसी भी चीज का टोटल फाइंड करना हो ना, तो उसकी पर यूनिट वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, तो उसका टोटल आ जाएगा आप लोगों के पास। अब टोटल रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू पर यूनिट, और रेवेन्यू पर यूनिट को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। हमारे पास होती है रेवेन्यू पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए टोटल रेवेन्यू का पता चल गया। अब हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट अगर हम लोगों ने फाइंड करनी हो, तो कॉस्ट ना दो तरह की है। एक हमारे पास होती है वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरी होती है हमारे पास फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज की वजह से वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी आप लोगों की। जबकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स होती है। फिक्स्ड कॉस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। अब देखो, जैसे अब जैसे क्लास की एग्जांपल ले लो भाई, आप लोग मुझ पे डिपेंड कर रहे हो, लेकिन मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूं। अब आप में से देखें, कुछ बच्चे आए या ना आए, क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? हमने अपना लेक्चर पढ़ा देना है, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर मैं ना आऊं और आप सारे के सारे आगे बैठे हों, क्यों, उनका लेक्चर नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग मुझ पे डिपेंडेंट हो। बात क्लियर हुई? अच्छा, इसी तरह कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे होते हैं कि चाहे हम उनको इंक्रीज करें या उनको डिक्रीज करें, हमारी उस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि शॉप का रेंट, जैसे आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का पर मंथ ड्यूज देते हो। अब चाहे आप लोग 2-4 दिन की छुट्टियों पे घर चले जाओ या पूरा महीना उधर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट देनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, उसका नंबर ऑफ यूनिट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है ना, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का। तो उसके लिए हम लोगों ने ना पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी होती है। हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो हमें आंसर मिलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। और जब इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम लोग फिक्स कॉस्ट ऐड कर लें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। क्या आप लोग टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट फाइंड कर लोगे? जहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? क्लियर? तो आप एग्जाम्पल से जरा देखते हैं इसको, कि देखें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन, अक्सर क्वेश्चन में ये चीज गिवन होती है।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन, साथ में एसपी स्टैंड फॉर सेल प्राइस, प्राइस पर यूनिट आप लोगों को गिवन है, और साथ में आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा, रेवेन्यू फंक्शन कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट का फंक्शन कैसे आएगा। तो अगर रेवेन्यू का फंक्शन बनाना हो तो अब मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको नहीं बताया कि भाई इतने नंबर ऑफ यूनिट्स पर बताओ मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी, मैंने नहीं बताया। तो आपने क्या अज्यूम करने हैं, एक्स। तो रेवेन्यू फंक्शन कैसे बनेगा, 15 सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, 15x सेलिंग प्राइस, ये टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बन गया। आपके पास जब टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनाने लगोगे सबसे पहले क्या चीज चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी आप लोगों के पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो तो क्या कहलाएगी, ये टोटल कॉस्ट बन गई आपके पास। अब देखो प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करने के लिए कौन सी दो चीजों की जरूरत थी, टोटल रेवेन्यू और, तो टोटल रेवेन्यू कितने आपके पास, और टोटल कॉस्ट कितनी है 10x प्लस 100। अब क्या करना है, रेवेन्यू में से माइनस कर देनी है टोटल कॉस्ट, ऑलराइट। तो आपके पास क्या फंक्शन आ जाएगा, प्रॉफिट। और जैसे ही हमने अब ब्रैकेट्स ओपन की तो ये वाला पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गया, जैसे ही इसको सॉल्व किया 15x में से 10x गए, बाकी कितना बच गया माइनस, इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया आप लोगों के पास। ये सिंपल सा और बिल्कुल लॉजिकल वे था हमारे पास प्रॉफिट तक पहुंचने का। इसके अलावा हमने शॉर्टकट्स यूज किए थे कि अगर ये नहीं तो बाकी शॉर्टकट्स कौन कौन से, वो बात की बात है। अब क्या है, इससे रेल में जो क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप ये प्रॉफिट फंक्शन बना लेते हो उसके बाद अगर आपने पूछे भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस प्रॉफिट फंक्शन को इज इक्वल टू 0 कर दो। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट यही होता है ना, वेयर p इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को 5x माइनस 100 को इज इक्वल टू 0 जाकर x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है 20, ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है 20। अब ये 20 क्या बताता है, 20 बताता है कि भैया आपने अगर अपने आप को लॉस से बचाना है तो एटलीस्ट 20 यूनिट जरूर सेल करना, और अगर 20 से ज्यादा यूनिट सेल कर लेते हो तो प्रॉफिट है, और जितने ज्यादा यूनिट सेल करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन अगर 20 से कम यूनिट सेल किए तो तुम लॉस पे रहोगे, ऑलराइट। फिर देखो नेक्स्ट, अब जरा आ रहे हैं शॉर्टकट मेथड्स की तरफ। सबसे पहला आया हमारे पास कॉस्ट इक्वेशन। कॉस्ट इक्वेशन हम लोगों ने कहा कि जो हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी थी ना, क्या आपको याद आई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसी को कॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब फर्क क्या है सिर्फ कि देखो उधर हम लोग इसको कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल y को, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m को स्लोप ऑफ द इक्वेशन और c को y इंटरसेप्ट कहते थे, ऐसे ही है ना। यहां पर इसके नेम चेंज हो जाएंगे, कॉस्ट इक्वेशन है तो अब क्या, y रिप्रेजेंट करेगा टोटल कॉस्ट को, y रिप्रेजेंट करेगा टोटल कॉस्ट को, x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स को, m रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और c रिप्रेजेंट करेगा फिक्स्ड कॉस्ट को। बात क्लियर। अब जब कॉस्ट इक्वेशन बनानी थी या कॉस्ट फंक्शन बनाना था, कोई मुश्किल चीज थी ही नहीं, m को रिप्लेस कर देते आप लोग जाकर इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो कि 10 थी, और c को रिप्लेस कर देते फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 100 थी, और जाके लिख देते 10x प्लस 100, कॉस्ट फंक्शन बन गए आप लोगों के पास। बात क्लियर, कोई डाउट। अच्छा, फिर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास ना दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स देते हैं, और वहां पर कभी पूछते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इक्वेशन क्या होगी, फिर साथ में सेलिंग प्राइस बताकर पूछते हैं प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट की डिफरेंट वैल्यूज दे दें और आप लोगों से कहें कि इस पर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, लॉस देकर कह सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करवाने के लिए कह सकते हैं। मतलब आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन किए थे ना कॉस्ट बिहेवियर, ये जो मैंने आप लोगों के साथ नोट शेयर किए थे, अगर आप लोग यहां पर देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इन तमाम का आंसर करने जा रहा हूं मैं। और वो किस तरह से कि भाई आपको दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर उनके टोटल कॉस्ट बता दे। अब ये जो मैंने पेयर की फॉर्म में लिखा है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है
कि 10 नंबर ऑफ यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 200 रुपीज है, जबकि 25 नंबर ऑफ यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 350 रुपीज है। अभी मैं आपको सेलिंग प्राइस नहीं बताता, अभी सिर्फ वो आपसे पूछ ले कि भाई कॉस्ट इक्वेशन क्या होगी। तो कॉस्ट इक्वेशन बताने के लिए दो चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और तो यहां पर तो टोटल कॉस्ट है, तो इस टोटल 200 में ना फिक्स पोर्शन भी शामिल है, वेरिएबल पोर्शन भी शामिल है, 350 में भी वेरिएबल पोर्शन भी शामिल है और फिक्स पोर्शन भी शामिल है। अब मैंने इनको अलग अलग करना है। इसको अलग अलग करने के लिए हम लोग ना इस पॉइंट्स को पॉइंट्स में लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स जैसे बन गए, और इसके ऊपर स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली स्लोप ही था ना, जैसे यहां पर हम लोग आके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कह रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर ना स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर देना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, मतलब टोटल कॉस्ट में चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज। वो जो आप कहते थे ना चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, जब स्लोप पढ़ रहे थे, अब यहां पे क्या कह देंगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएंगी। कोई इशू? कोई इशू? अब आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर ली 10 रुपीज। अब क्या है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, तो दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट की हेल्प लो, दोनों पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट की हेल्प लो और उसको जाके पुट कर दो कॉस्ट इक्वेशन में, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। अब यहां पर देखो, मैंने सपोज 200 10 एंड 200 वाला पॉइंट लिया, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या है? 200, m की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की 10, x की वैल्यू यहां से एक पॉइंट से मिल गई 10 प्लस फिक्स कॉस्ट, ये अब अननोन वैल्यू है। यहां से जब हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट फाइंड की तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? अगर आप सेकंड पॉइंट पे जाते तब भी 100। अब कॉस्ट इक्वेशन बन गई आपके पास, यहां से वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, यहां से फिक्स कॉस्ट, तो कॉस्ट इक्वेशन क्या बन गई? 10x प्लस 100। बात क्लियर? अच्छा, इसी के साथ एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, भाई हमें बताओ द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स। अब क्या करना है, देखो ऊपर बता देगा, ऊपर बता देगा कि 10 यूनिट्स की कॉस्ट है 200, 25 यूनिट्स की कॉस्ट है 350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स। अब हमने पहला काम यही करना है कि हमने कॉस्ट इक्वेशन फाइंड करनी है। यहां तक पहुंच गए, अब जो मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स बता रहे हैं एक्स को रिप्लेस कर दो, कॉस्ट आ जाएंगे 10 इंटू, अगर सपोज वो 20 कह रहा है तो x को 20 से रिप्लेस कर दो प्लस 100 इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा 300, कि 20 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 300 है। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? किसी को कोई इशू? चले नेक्स्ट देखें। अब मैंने आपको इसके साथ कंट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, उसके लिए मैंने बिल्कुल इसी तरह का टेबल बनाया। अब ये डाटा थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स भी यहाँ पे डिफरेंट है, तो मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट बताई, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, और साथ में आप लोगों को फिक्स कॉस्ट बता दी, और उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोगों के पास आ गए। इसका सबसे पहले हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड किया। कैसे फाइंड किया होगा? सेलिंग प्राइस मतलब 15 को मल्टीप्लाई किया होगा नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो मेरे पास रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू में से मैंने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कैसे आई होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो जब मैंने अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो जो रिजल्ट आया वो टोटल कंट्रीब्यूशन है। क्या? टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर रेवेन्यू पर यूनिट है, मतलब सेल प्राइस में से माइनस कर रहे हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो रिजल्ट आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑलराइट, अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, इसमें से लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब चाहे नंबर ऑफ यूनिट जो मर्जी हो, फिक्स कॉस्ट तो इंडिपेंडेंट होती है, तो 100 करेंगे, 100 को करेंगे लेस इसमें से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट। लेकिन अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो
लॉस बन जाएगा, जीरो है तो ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट। अब यहां से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता चल गया इसी टेबल से कि भाई प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड तो था टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसा ही था ना। दूसरे मेथड का पता चल गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर आप लोग जाकर अपनी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो ये भी आप लोगों के पास प्रॉफिट की वैल्यू बन जाएगी। एम आई राइट? लेकिन अगर यहां पे गौर करें कि अगर टोटल कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट है तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव और वो कहलाएगा लॉस। लेकिन अगर टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट है, ये देखो 100 तो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर टोटल कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट है तो कहलाएगा प्रॉफिट। बात क्लियर? अब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का एक और मेथड यहां से पता चल गया। एक मेथड हमारे पास है P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू, दूसरा मेथड है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, और तीसरा मेथड है टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स आ गए हमारे पास। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखें, मैंने ना सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आया? 5। ये 5 क्या कहलाएगा? कंट्रीब्यूशन। कैसे फाइंड किया मैंने इसको? कैसे फाइंड किया? और अगर टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना हो तो क्या करूं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो अब देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है और नंबर ऑफ यूनिट्स x, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा? 5x। ऑलराइट। अब जैसे ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने क्या कहा था कि भाई टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो ये देखो अगर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना हो तो मैं इस टोटल कंट्रीब्यूशन को इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और यहां से जाकर इसको सॉल्व कर दूं तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट आ नहीं गया, कोई इशू। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो भाई पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लो। अब ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 20, और रेवेन्यू पर यूनिट कितना है? 15, 15 रुपए सेलिंग प्राइस। तो 15 के साथ जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ऑलराइट। तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो भाई टोटल कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट कितनी होगी? 300 इक्वल ही होती है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके। ओके। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट? 100, तो वही उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन है। 5 इंटू 20 करो इज इक्वल टू 100, नहीं आ गया? नहीं बात समझ आई? तो ये ना जरा चोर रास्ते थे, और इसके लिए ना आपका माइंड एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। जब आप लोग बैठे हुए होते हो ना डल माइंड के साथ, कुछ नहीं समझ आता। यहाँ पे हम बोल रहे होते हैं, आप गए हुए होते हो सवात की वादियों में, पता नहीं अपने हम सफर के साथ, तो वहां पे आपका सफर चल रहा है और यहाँ पे हम सफर कर रहे हैं, तो बस इतना सा फर्क होता है। और एंड पे आप लोग कह देते हैं हमें तो समझ ही नहीं आई कि वह पता नहीं आपने पढ़ाया क्या है। यकीन करें इतना टफ टाइम आज तक किसी बैच में इस टॉपिक के ऊपर नहीं लगा। मुझे मैक्सिमम 2 लेक्चर का टॉपिक होता था जिस पर आप लोगों ने मेरा 1 हफ्ता लगवा दिया। सिर्फ यही बात, आते आप लोग नहीं थे और एंड पे मुझे सुनने को मिल जाता था हमें तो हर रोज कोई 2 बच्चे आते थे कहते हमें तो समझ ही नहीं आपने पढ़ाया क्या है। बाकी भी कहते थे यार बात तो सच है, समझ तो हमें भी नहीं आ रही। मजे करती हैं आप और सफर करती हैं हम। सफर जो हम कर रहे हैं वो SUFFER वाला करते हैं। मुसीबत हमारे लिए बन जाती है। फिर सारे कहते हैं यार वाकई ऐसा ही होगा, फिर उनको नहीं समझ आ रही तो हमें भी नहीं आ रही। और एफर्ट्स कोई भी नहीं पुट कर रहा आप में से। आप लोग खुद देख लो कि आप लोग 3 दिन घर में गुजार के आए, 3-4 दिन, कितने ऐसे हैं जो पढ़ के आए हैं? किसी ने भी QM को नहीं उठाया। अपने आप से पूछ लो, आप किसी और से ना पूछो, अपने आप से पूछ लो। यार टीचर का कसूर है यार, उसने जाके पढ़ना था। मतलब आपको अगर एक्स्ट्रा डेज मिल भी गए थे छुट्टियां वगैरह
तो कम से कम अपनी बुक से उठाई जा सकती थी ना। अब वो भी आप लोग नहीं कर रहे, अब उसमें भी हमारा कसूर बन जाता है। तो ट्यूशन सेंटर तो है नहीं ना ये। बहरहाल आप स्टूडेंट्स ना हमेशा अपने माँ बाप के ऊपर सारा इल्जाम डाल देते हैं। जो बच्चे ये कह देते हैं अपने बाप को, जिसने सारी दिन की इतना मेहनत की अपने बच्चों के लिए, क्या आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आप ये सोचो, ये बात, इस बात का एहसास ना आपको उस टाइम पर होना है जब आप खुद किसी के बाप होंगे। इस बात का एहसास आपको उस दिन होना है, अभी नहीं होना। कि जब आपका बेटा आपसे कहेगा ना, और आपने उसके लिए जिंदगी भर मेहनत कर दी, बेपनाह मेहनत कर दी, और आपका बेटा आपसे कहे आपने हमारे लिए किया ही क्या है, फिर देखना कि उस टाइम पे क्या एहसास हो। और सेम केस विद टीचर, आप टीचर के साथ भी ऐसे ही कर रहे हो। पता है ये दुनिया चल ही ऐसे रही है कि जो आपके साथ नेकी करता है ना, बस समझ लो कि आपने उसके साथ बुराई कर, ये चल ही ऐसे रही है। और जो आपके साथ बुराई कर रहा है ना, वो आपका सबसे ज्यादा क्लोज होगा, आप उसके लिए सबसे ज्यादा हमदर्द, और आप उसकी बात भी सुनते होंगे। हकीकत है, ऐसे ही चल। सिर्फ स्टूडेंट दो लोगों की इज्जत नहीं करते, एक है पेरेंट्स और दूसरे हैं टीचर। उसके अलावा इनसे कहो ना कि भाई गधे को बाप बनाना है, फौरन चले जाएंगे, 100 रुपए में बना लेंगे, तो भाई गधे को बाप बना लेते हैं। तो आपके, आप खुद देखें आपके दाएं बाएं सब हर तरफ यही सब कुछ चल रहा है। हमें उस टाइम पे बड़ी तकलीफ हो रही होती है जब हम लोग इतनी मेहनत करके जाते हैं, और अगले दिन आके हम लोग पूछें तो बच्चा कहता है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ा के नहीं गए या बाकी उसके नहीं पता, मतलब ये है कि वो पढ़ के ही नहीं आया, उन्हें जाके यार बुक्स ही नहीं ओपन की। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर उसको अगले दिन का लेक्चर भी सारा सुनना है। अब आप लोग अपने ख्यालों में खो जाओ, यहाँ पे बर्बाद हम हो जाते हैं, जबकि ख्यालों में आप लोग गए हुए थे। यहाँ तक की बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, फिर हम लोगों ने ना इसको आके थोड़ा सा मजीद देखा कि एक्स से मुराद हम लोग ले रहे हैं इस स्पेसिफिक सिचुएशन में। वैसे तो एक्स से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स एट एनी पॉइंट हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्स क्या बन गया, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, क्या किया हम लोगों ने, 100 को डिवाइड किया 5 के साथ, तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो देखो ये 100 क्या है, और ये 5 क्या है, ये देखो ये 5 क्या है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या कहलाएगा, ब्रेक। सबसे ज्यादा इजी फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करने का। इसके अलावा हजारों रास्ते हैं कि आप लोग किसी भी रास्ते से चल सकते हो, जैसे आगे आपको डाटा प्रोवाइड करे आप उसी रास्ते से चलना शुरू कर दो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। लेकिन एंड वाले पॉइंट ना बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपसे एमसीक्यूज में ये लास्ट वाली बातें पूछी जा सकती हैं कि आपने, आपको डाटा प्रोवाइड करें या ना करें उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर मैं सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दूं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फर्क आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट में चेंज लेकर आऊं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या चेंज होगा, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज लेकर आऊं तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या चेंज आएगा, आपसे ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि भाई सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट का इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या, सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब, कि अगर सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और सेल प्राइस को डिक्रीज करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। जबकि कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे कॉस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, अगर फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जबकि सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे।
कि एक का इंक्रीज दूसरे को डिक्रीज कर देगा। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, इन केस क्वेश्चन आ जाता है और मैं भूल गया कि भाई मैं सेलिंग प्राइस में और ब्रेक वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है, तो ऐसी सिचुएशन में ना आप डाटा खुद से अज्यूम कर लिया करो। ऐसी ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिएगा, आपका पेपर अप्रोक्सीमेट 50% थ्योरी बेस्ड है, तो आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। और अगर ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाए, आपने उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेना है। किस तरह भाई? आपने रिलेशनशिप तो बताना है ना ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान, और ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है आप लोगों को? आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की अपनी तरफ से कोई वैल्यूज अज्यूम कर लो। सपोज आप लोग यहां पे कर लो कि भाई मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग वैसे ही 500, सेलिंग प्राइस है चले 50 और वेरिएबल कॉस्ट है जी 20, बल्कि 30 चलो कर लेते हैं। अच्छा अब देखो, अब इस एक्चुअल सिचुएशन में मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 50 माइनस इज इक्वल टू, ऑलराइट। अब तीनों में से कोई एक चेंज बोलेगा, इन तीनों में से फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, इन तीनों में से कोई सा एक चेंज बोलेगा। तीन, और उसमें या तो इंक्रीज बोलेगा या डिक्रीज। सपोज कोई भी बताओ मुझे किस चीज को देख, सेलिंग प्राइस को। सपोज अगर आपसे ये कह देता है कि सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 10, सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 10 ड्यू टू हाई कंपटीशन, तो जो पहले 50 थी अब कितनी हो गई होगी? 40। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, ये देखो दोबारा से ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेना, और लेकिन किसके मुताबिक आप फाइंड करोगे? 500 डिवाइडेड बाय 40 माइनस इज इक्वल टू, तो आप ये देखो कि सेलिंग प्राइस के डिक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, बस ये कंपैरिजन कर लेना, अब ये कभी भी नहीं भूलने वाला आप लोगों को। ऑलराइट, कर लेंगे, चलें गुड। अब जो मैंने आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए थे ना, अब आप लोग इजीली उनके तमाम तर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कोई मसला नहीं होने वाला, ये इजीली आप लोग सारे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, देखें भाई थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो डालनी है ना जिन्हें समझाने के लिए। तो यहां पर देखें, अ प्रोड्यूसर knows that his fixed cost is rupees, variable cost per unit is, and sale price is rupees। हाँ जी, क्लियर? अच्छा फिर क्या कहता है, बट रिसेंटली गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस एट द रेट ऑफ, अच्छा ये भी देखना है कि परसेंटेज लेनी किसकी है, वेरिएबल कॉस्ट की है या सेलिंग प्राइस की? तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 10, तो 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए का टैक्स आएगा पर यूनिट, 1 रुपया पर यूनिट मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ओके। अच्छा आप देखो किसी अच्छे होटल में खाना शाना खाने के लिए जाओ ना, तो आप लोगों के पास जो बिल बन के आता है ना, तो बिल पे सपोज आपने एक डिश ऑर्डर की, उस डिश की प्राइस थी 1000 रुपीज, तो आपको पता है कि आपका जो बिल बन के आएगा ना वो 1000 रुपीज बन के आएगा, लेकिन आप लोग 1000 ही पे करते। आप अगर कैश पे पेमेंट कर रहे हो तो आप उसको पे करते हैं 1180 रुपीज, 18% सेल टैक्स पे करते हैं। और अगर कार्ड पे पेमेंट कर रहे हो तो 5% होता है, तो आप पे करते हो 1050। ओके। कभी भी अच्छी जगह पे खाना जाके खाओ ना, तो मतलब ढाबे पे खाओ तो वो तो कह देते हैं ना 200 रुपए की प्लेट, तो लेता भी 200 रुपए ही है। लेकिन अगर अच्छी जगह पे खाना खाओ ना और वो आपसे कह दे वही 200 की प्लेट वहां पे 1000 रुपए की होती है, 1000 रुपए की प्लेट होगी तो लेगा 1000 रुपया नहीं, प्लस टैक्स भी लेगा आपसे, उसे सेल टैक्स कहा जाता है। तो वो अपनी सेलिंग प्राइस में ही उसको इंक्रीज कर देता है।
यहां पर जो आप लोगों के पास 1 रुपया टैक्स आ रहा है ना, वो टैक्स आपने अपने कस्टमर से नहीं लेना, वो टैक्स आपने कस्टमर से नहीं लेना। मतलब 10 रुपए की चीज उसको 11 रुपए में नहीं देनी, उसको 10 रुपए की ही देनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, एक ही मार्केट में आप लोग मौजूद हैं। अब आप लोग देखें, आप एक चीज 11 रुपए की सेल कर रहे हैं, वही चीज आपके साथ वाला 10 रुपए की सेल कर रहा है, कस्टमर किसके पास जाएगा? तो आपका तो मार्केट में से शेयर खत्म हो जाएगा, आपके पास आपके कस्टमर ही। आप खुद देखें, जब आप मार्केट जाते हैं और आप चीजें देखते हैं कि कौन सी चीज कहां पर कितने की मिल रही है, तो किसको प्रेफर करते हो? जो आपको 11 रुपए की चीज दे? नहीं, जो 10 रुपए की। तो आप लोग अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। तब यहां पर ये जो टैक्स आ रहा है ना, इसकी वजह से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करोगे। कि पहले एक यूनिट आपको कितने का मिल रहा था? 6 रुपए का। वो 6 रुपए थे जो आप सिंपली जाकर अपने सप्लायर को देते थे, उससे प्रोडक्ट लेकर आ जाते थे। अब साथ में क्या करना है आप लोगों ने? 1 रुपया पर यूनिट टैक्स भी देना है। तो आपको एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? 7 रुपए का पड़ रहा है। गॉट इट? ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब याद रखना कि अगर किसी भी किस्म का कोई चेंज आता है ना टैक्स की वजह से, तो उससे आपने अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करना, उससे आप लोगों ने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना है। और अगर आगे इसको पढ़ो तो उसने लिखा है, बट मैन्युफैक्चरर इज अनएबल टू इंक्रीज हिज selling price due to high competition. Under these circumstances, his break-even sales will increase or decrease with the dash units. तो सबसे पहली चीज, तो एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स उसने पूछे कि कितने यूनिट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। लेकिन क्या अगर सिर्फ वो पूछता इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम, तो आप किसको टिक करते? शाबाश। तीन ऑप्शन हैं, इंक्रीज, ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज, break even point will decrease, break even point will remain same। इस सिचुएशन में तो आप उसे क्या कहते हैं? इंक्रीज हो जाता। क्यों? कॉस्ट के इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन उसने साथ में कहा कितने यूनिट से, तो जाके फाइंड कर लो। पहले टैक्स इंपोज करने से पहले ब्रेक इवन पॉइंट देखो, तो देखो पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा आप लोगों के पास? 4000 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, 10 - तो वैल्यू हमारे पास आ गई। ये ब्रेक इवन पॉइंट है टैक्स इंपोज होने से पहले। टैक्स के इंपोज होने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाएगा? 4000 डिवाइडेड बाय 10 - 7। तो अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है? एम आई राइट? क्लियर? तो देखो ये तो पता चल गया ना कि इंक्रीज हो गया, लेकिन कितने यूनिट से इंक्रीज हुआ? तो 1333 नहीं लिखना, जितना इंक्रीज हुआ है सिर्फ वो बताना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? विद ओके, इंक्रीज विद 333 यूनिट। अब ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? ये चेंज के बारे में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, जहां पर 2 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर आपको टोटल कॉस्ट गिवन होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे। अच्छा, 11 की बात करें, कहते हैं कांस्टेंट प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर इन अ सिटी इज रुपीज। अब ये सेलिंग प्राइस है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद है भाई 1 रुपए 10 रुपए में एक न्यूज़पेपर है। कांस्टेंट से ये मुराद है, बस ये नहीं है कि आप 100 लोगे तो फिर 8 रुपए का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट से मुराद है भाई फिक्स्ड प्राइस है। अब चाहे जितने मर्जी आप नंबर ऑफ यूनिट परचेज करें, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 रुपीज। फिक्स कॉस्ट पेपर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज। कहते हैं फाइंड द ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो देखो क्या कोई मुश्किल चीज है? कैसे फाइंड करेंगे हम? 20,000 डिवाइडेड बाय 10 माइनस इज इक्वल टू 10,000 ही आ जाएगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट? कब? इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज्ड टू, मतलब अब 8 नहीं रखना, क्या रखना है यहाँ पर? 8.5
तो अब देखिए वैल्यू में कितना, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज। चेक करो जरा, 20,000 डिवाइडेड बाय दिस जी 16,000। तो आप लोग कह दोगे इसके साथ इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन, तो हम लोग कहेंगे द ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज्ड बाय 6,000 नंबर ऑफ यूनिट। गॉट इट? क्लियर है ये बात? अच्छा 12 के लिए देखें भाई, ये प्राइस है और प्राइस 1500 माइनस 3x है। जरूरी नहीं हर बार प्राइस आप लोगों को मिले 10, 20, 30, 50 इस तरह की, नहीं, एक प्राइस का भी अपना फंक्शन है। ये होता है कि भाई 1,000 रुपीज तो फिक्स्ड है, लेकिन ये फंक्शन उस टाइम पे बनता है जब आपकी सेलिंग प्राइस पे आपको बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा हो। क्या? तो देखो जो 1,000 रुपए की चीज है फिर आपको 1,000 रुपए की नहीं मिलनी, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करते जाओगे तो 3 रुपए पर यूनिट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, तो फंक्शन कुछ इस तरह का बनता है आप लोगों के पास। तो आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है भाई, ये प्राइस फंक्शन है तो रेवेन्यू फंक्शन बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो जैसे ही मल्टीप्लाइड बाय एक्स करूंगा तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन क्या बन जाएगा, 1,500 माइनस, ये बात समझ आ गई? हमेशा ऐसे ही करना कि जब भी प्राइस का फंक्शन आ जाए तो आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर देना है, तो आपके पास बन जाएगा रेवेन्यू का फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन आ गया आप लोगों के पास। अच्छा फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है अच्छा ये डिमांड फंक्शन से मुराद सेलिंग प्राइस पर यूनिट फंक्शन है। तो डिमांड फंक्शन से परेशान ना हो जाना, डिमांड फंक्शन से मुराद सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और उसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा आप लोगों के पास। डन? ये बात अब याद रखनी है आप लोगों ने, डिमांड फंक्शन से मुराद सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्लियर? क्लियर? कहते हैं पी इज द प्राइस पर यूनिट, खुद ही उसने बता दिया कि भाई इस पी से मुराद प्रॉफिट ना लेना, इस पी से क्या मुराद है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो इसीलिए तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स किया ताकि टोटल रेवेन्यू मिल सके। फिर क्या कहता है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कहते हैं कॉस्ट प्राइस इनिशियली आप फिक्स प्राइस कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट, कहते हैं फाइंड एट विच लेवल ऑफ प्रोडक्शन कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स, तो इससे क्या मुराद होता है रिकवर इट्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर ही तो उसने अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑलराइट, अब ऐसी सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप लोग, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू कितने हैं आपके पास, 1,500 माइनस इज इक्वल टू, अब टोटल कॉस्ट का फंक्शन, अब देखो टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, 420 प्लस, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? क्या अब ज्यादा इजी नहीं हो गई चीजें? अच्छा अब जाकर ना इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर किस तरह से आएगा, अब एक्स जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना, उसकी मैक्सिमम पावर क्या जा रही है, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ना प्रॉपर एक मेथड है, और हम यूज करेंगे उसके लिए कैलकुलेटर। अच्छा अगर पावर 2 हो तो डायरेक्ट डिस्प्ले पर नहीं लिख सकते, क्योंकि वैल्यूज 2 होती हैं फिर, और वो दोनों वैल्यूज भी डिस्प्ले पे नहीं आने वाली। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये देखें, आप सेटअप की प्रेस क्या करें, सेटअप की मॉड या सेटअप, मतलब बेसिकली मॉड की। उसके बाद देखो कैलकुलेटर खुद बता रहा है, कहता है भाई कौन से टॉपिक पे हो, हमने कहा इक्वेशन, तो इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है, तो 5 की प्रेस कर दो। अच्छा बताओ भाई मैं इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूं, तो पूछ रहे भाई कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, देखो फर्स्ट वाली कौन सी है जिसमें 2 वेरिएबल्स हो लेकिन पावर 1 हो, सेकंड वाली कौन सी है जिसमें 3 वेरिएबल्स हो, क्या मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, क्या मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, नहीं, एक ही वेरिएबल है एक्स, क्या मेरे पास कहीं पे वाई है, तो मैं फर्स्ट पे भी तो नहीं जा सकता। हाँ,
मेरे पास सिंगल वेरिएबल विद पावर 2, ये देखो 3 नंबर। मैं उसे कहूंगा मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन है, तो उसने कहा है कि भाई अपनी इक्वेशन को ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, पहले इस फॉर्म सॉल्व करेगा इसको, जैसे मेरे पास है इस फॉर्म में नहीं सॉल्व करेगा। क्या कहा इसने, भाई इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू, कहता है पहले अपनी इक्वेशन को इस तरह से बनाओ। तो आ जाओ पहले इक्वेशन को इस तरह बना लेते हैं। देखो कैलकुलेटर ने खुद बता दिया ना कि भाई फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इक्वेशन का, तो कैलकुलेटर में पुट करने के लिए फॉर्मेट वैसा ही रखना है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये देखो -3x² प्लस 1500x, जब ये 420x दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1500 में से -420, तो वैल्यू क्या बचेगी 1080x। क्या मेरी ये बात समझ आ गई। और ये प्लस 38,400 भी जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -38,000 इज इक्वल टू, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई एतराज। अब अगर आप लोग यहां पे गौर करो तो क्या 3 नंबर के साथ मैच कर नहीं दे हम लोग, तो अब हम उसे कहेंगे कि भाई वी आर रेडी। तो उसने कहा जो फिर वैल्यूज पुट करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे -3 इज इक्वल टू, फिर एक्स का कोफिशिएंट 10, माइनस नहीं है ये पॉजिटिव है, 1080 इज इक्वल टू, फिर कांस्टेंट वैल्यू -38,000 इज इक्वल टू। अब ये ए बी सी तीनों बता दिए, तो हम फिर से इज इक्वल टू प्रेस करें, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके, फिर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या आ गई, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट है। 40 पर भी मेरा प्रॉफिट 0 होगा और 320 पर भी मेरे प्रॉफिट की वैल्यू 0 होगी। तो मैं यहां पर उसे बता दूंगा x इज इक्वल टू 40 एंड, अच्छा इसमें सर कोई एक आंसर नेगेटिव में भी हो सकता है, बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव नहीं होते, तो हम नेगेटिव वाला आंसर इसको कभी नहीं बताएंगे। हाँ ये दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों पे ब्रेक इवन पॉइंट है। आप 40 यूनिट सेल करें तब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं, आप 320 यूनिट सेल करें तब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट पर हो। होता है ये, हर रोज को सवाल होता है। आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेते हो, बहुत ज्यादा सेल करोगे तो कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर आप इसका जब बेसिकली आगे जाके मैं आपको ग्राफ बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसी सिचुएशन पॉसिबल है, लेकिन होती है। ओके, और फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीजें जाके हम लोगों ने पढ़नी होती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 40 एंड 3, तो ऑप्शन में ना बोथ का ऑप्शन होगा, हम बोथ को टिक करेंगे। इन केस बोथ का ऑप्शन ना हुआ तो स्मॉलर वैल्यू टिक हो जाती है, स्मॉलर और पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव कभी भी नहीं टिक की जाती। ओके, अब एक वैल्यू सपोज इसके साथ होती ना -40 एंड 320 एंड बोथ, तब मैं बोथ को ना टिक करता, तब मैं 320 को टिक। तब मेरी बात पिक कर रहे हो कि नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं बताने, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, फिर बोथ को टिक करोगे। अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू को जाके टिक करो। क्लियर, चलें दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। इनके ना भी हुए तो हम लोग कल आके इसको डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अगर स्मॉलर वैल्यू नेगेटिव हो, बेटा नेगेटिव नहीं बतानी, पॉजिटिव बतानी है। बड़ी वाली हो तो फिर हाँ फिर जैसे अगर यहाँ पे आंसर आ जाए -40 एंड 320, फिर मैं 320 बताऊंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।